और इसी खबर पर विवेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, ये हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, यानी कि जो हिंसा नागपुर में भड़की थी, अब बांग्लादेश कनेक्शन इससे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, बांग्लादेश कनेक्शन की जो बात हो रही है उसे हम बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो आईपी एड्रेसेस हैं उनके तहत इसे ढूंढा जा रहा है, तलाशा जा रहा है, वहां तक पहुंचाया जा रहा है। आप इसे इस तरीके से समझिए कि कोई भी पोस्ट हम तक आता है और हम उसे शेयर कर देते हैं और वो फिर कई जगहों पर शेयर होता है। तो वैसे एड्रेस पर भी विशेष तौर पर निगाह है और बांग्लादेश से भी इसे कनेक्शन इसी वजह से जुड़ रहे हैं क्योंकि जो आईपी एड्रेस है वो बता रहे हैं कि वहां से भी चीजें पोस्ट की गई और यहाँ के लोगों ने भी उसे शेयर किया। फिलहाल जो ये चिट्टी स्पार्क चौक है उसे हम दिखा रहे हैं, अभी भी बैरिकेडिंग लगातार जारी है और जो व्यवस्था यहां पर जो शांति बहाल की थी अभी भी वही बनी हुई है। आखिर कब तक कर्फ्यू रहेगा इसके बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि यहां पर रहने वाले जो आसपास के जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, या पीछे का मोहल्ला हम आपको दिखाना चाहते हैं, जो भी लोग हैं वो खिड़कियों से देखते हैं और फिर हमसे ही सवाल पूछते हैं कि आखिर ये दुकानें कब खुलेंगी, क्योंकि अब इसे खुल जाना चाहिए। क्योंकि अगर इस चौक के अगर आप आगे निकलते हैं 500-1000 मीटर की दूरी पर तो आपको पता चलेगा कि पूरा इलाका जो है काम पे लगा हुआ है, नागपुर पूरी तरह से खुला हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो इलाका शिवाजी चौक का इलाका या फिर चिट्टी स्पार्क का जो चौराहा है ये कब खुलेगा, क्योंकि मस्जिद यही है और यहीं पर लगातार हम डटे हुए हैं। क्योंकि यहां पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसी मस्जिद पर इसी जगह पर पोकलेन मशीनों को आग लगाई गई थी, यहीं पर बड़ी मशीनें लगी हुई थी जो कंस्ट्रक्शन साइट पर थी और कुल मिलाकर पुलिस की जो चौकसी है अभी भी यहां पर बनी हुई है। जिस कनेक्शन की बात आप कर रही हैं और जिन एफआईआर की बात कर रही है लगातार अभी बढ़ेगा, क्योंकि रात दिन जो पुलिस है उन लोगों को ट्रेस कर रही है, उसकी संख्या 100-200 के भी पार जा सकती है, क्योंकि उन मोहल्लों में, उन इलाकों में पुलिस जा रही है। और हम आपको बताएं कि इस रोड से जब आप सीधी की तरफ जाएंगे तो दाएं और बाएं जो मोहल्ले हैं उनमें भी पुलिस पहचान कर रही है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और उन लोगों का पता लगाने की कोशिश में है जो लोग जो इस भीड़ का हिस्सा थे, जिन्होंने पत्थरबाजी की थी, जिन्होंने नुकसान पहुंचाया था, जिन्होंने गाड़ी में आग लगाई थी। और कुल मिलाकर जो ये पूरा इलाका हम आपको दिखा रहे हैं अभी पुलिस छावनी में तब्दील है और जो पुलिस है अभी भी अपनी जगह पर मुस्तैद है। जो आईपी कनेक्शन की बात है कि जो आईपी बिल्कुल विवेक, देखिए पुलिस की चौकसी है और यही वजह है कि शांति नागपुर में देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल वही कि आखिर जो दंगा और जो फसाद देखने को मिला है नागपुर में, इसके पीछे साजिश किसकी। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि हिंसा को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने भी कड़े तेवर दिखा दिए हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह कह दिया है कि हिंसा में जो लोग भी शामिल हैं उन्हें किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। त्यामुळे सीपी वेगळं बोलले, मी वेगळं, सीपी जे ब्रीफ करतात तेच इथे आपण बोलत असतो, काही फार आपण वेगळं बोलत नाही, त्यांच्याचकडनं आपल्याकडे ब्रीफिंग येतं। आणि मी पुन्हा सांगतो, नागपूरच्या प्रकरणामध्ये ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून काढू, सोडणार नाही। बाकी सगळ्या गोष्टी क्षम्य आहेत, पण पोलिसांवर हल्ला हा क्षम्य नाही। त्यामुळे त्यांच्यावर जी स्ट्रिक्टेस्ट कारवाई आहे ती कारवाई करून विविक्षित वेळेमध्ये त्यांच्यावर ही सगळी कारवाई केली जाईल। त्यामुळे 1992 नंतर नागपूरमध्ये कधीही दंगल झालेली नाही। त्यामुळे परवाचा झालेला इन्सिडेंट हा काही लोकांनी, याच्याकरता काही हा समाज तो समाज असं नाही, पण काही लोकांनी हा जाणीवपूर्वक केलेला त्या ठिकाणी लक्षात येतो। कारण जसं त्या ठिकाणी औरंगजेबाची कबर जाळली गेली आणि त्याच्यावर कुठली आयात लिहिलेली नव्हती, कुठलीच नाही। नागपुर हिंसा में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। पुलिस हिंसा के सबूतों को जुटा रही है और वहीं अफवाहों की गैंग पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। नागपुर हिंसा में सब कुछ राख हो गया और अब उन साक्ष्यों को टटोला जा रहा है, उन सबूतों की पड़ताल की जा रही है जिससे हिंसा के एक सुराग तक पहुंचा जा सके। नागपुर प्रशासन एक्टिव है और घर घर जाकर जली गाड़ियों की तफ्तीश कर रही है, जायजा ले रही है, हिंसा में हुए नुकसान का लेखा जोखा तैयार कर रही है। 6 FIR रजिस्टर हुई हैं, मतलब उस तरह में जो लिंक्ड हैं उसमें, तो जो 6 जो FIR हुई हैं अभी तक उन सब में कार्रवाई चल रही है। एक तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसमें जो लोगों के नाम सामने आए हैं जो इसमें लिंक्ड हैं उनको भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें विजुअली प्लस जो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कोई फोटोग्राफ्स में, वीडियोस में जो नज़र आ रहे हैं, कितने लोग कहाँ थे, उनका क्या एक्टिव पार्ट था, ये सारी चीज़ें इसके आधार पर हमारी कार्रवाई चल रही है। दूसरी तरफ भड़काऊ पोस्ट करने वालों की पहचान की जा रही है। आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर 8 मामले दर्ज किए गए हैं। साइबर पुलिस अभी तक कुल 506 आपत्तिजनक पोस्ट हटा चुकी है। व्हाट्सएप,
फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया पर पुलिस नजर बनाए हुए है। इतना ही नहीं, साइबर पुलिस ने ऐसे कई अकाउंट को आइडेंटिफाई किया है जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश की। सभी अकाउंट होल्डर्स को साइबर टीम की तरफ से नोटिस भेजा जा रहा है। पुलिस भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। हमारे फोर्सेस भी डिप्लॉय हुए हैं और जो कार्रवाई की जाए वो हमारे क्राइम यूनिट, साइबर ब्रांच, वो भी कार्रवाई भी आरोपियों का अरेस्ट की चालू है। और बाकी हमारा यही टारगेट है कि यहाँ से आगे कोई दूसरी घटना ना हो या हमारे कंट्रोल में सब चीज़ें आई है। और जो आरोपी है उसमें जिसने दंगा भड़काया किया है उनके ऊपर भी कार्रवाई शुरू है। नागपुर हिंसा में अब तक 57 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 7 नाबालिग है। दर्ज एफआईआर में 500 से 600 अज्ञात लोगों का जिक्र है। महाराष्ट्र के सीएम ने भी नागपुर हिंसा पर साफ साफ संदेश दिया है कि जिसने भी नागपुर का माहौल बिगाड़ा है उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 3 DCP लेवलचे लोक या ठिकाणी जखमी झालेले आहेत आणि जसं मी सांगितलं की यातल्या एका DCPवर तर थेट कुऱ्हाडी वार हा त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। त्यामुळे निश्चितपणे याच्यामध्ये काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई ही केलीच जाईल। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था हाती घेण्याची कोणालाही परवानगी या ठिकाणी देण्यात येणार नाही। आणि मी एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगतो, वैसे नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब नागपुर पुलिस ने क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की 10 टीमें बनाई है जो हिंसा के वक्त मौजूद लोगों के फोन से वीडियो जुटा रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों को वीडियो दिखाकर उपद्रवियों की पहचान तक की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबरों में अब आगे बढ़ते और बात करते दिशा सालियान केस की। दिशा सालियान केस में बड़ी खबर आ रही है, जहां पे नए सिरे से जांच को लेकर दिशा सालियान के पिता ने अपील की है। दिशा सालियान के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट से अपील की है। न्याय की मांग को लेकर दिशा सालियान के पिता कोर्ट पहुंचे हैं। दिशा के पिता ने आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील की है। तो देखिए, उनकी ओर से न्याय की मांग की गई है और आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। क्या आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या उद्धव ठाकरे फिर से परेशानी में फंसने वाले हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि दिशा सालियान मौत केस में नया मोड़ आ गया है। दिशा सालियान के पिता ने साफ साफ कहा है कि उनकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उसकी हत्या हुई है। दिशा के पिता ने इस मामले में आदित्य ठाकरे से पूछताछ की मांग की है। अभी इनका इन्विटेशन देख के मुझे ऐसा लग रहा है मर्डर ही शायद आएगा करके। दरअसल 2020 में दिशा सालियान की मौत हुई थी। मुंबई की एक इमारत से गिरने की वजह से जान गई थी। तब देश भर में यह मामला बेहद हाई प्रोफाइल हो गया था, क्योंकि दिशा सालियान अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े थी। दिशा की मौत के कुछ दिन बाद ही सुशांत